देखने वाले हैं क्लास 9th के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर 3 को, जिसका पहला पार्ट हम लोगों ने कवर कर रखा है। आज इस सेकेंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो हम लोग समझेंगे कि क्या होता है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म और क्या होते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस। क्राइसिस मीन्स होता है बिल्कुल समाप्त, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था जो थी वहाँ की वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी हो गई थी, और किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो वहाँ पे जो पॉलिटिकल ग्रुप था, उसमें किस तरह से रेडिकल टाइप के चेंजेस आ रहे थे। तो वही हम लोग इसमें कवर करेंगे। द बर्थ ऑफ वेमियर रिपब्लिक coincided with the revolutionary uprising of the Trotskyist League on pattern of the Bolshevik Revolution in Russia। कि वेमियर रिपब्लिक जो बना था वो जो था ना, वो सेपरेटिस्ट कर रहा था लीग को, पूरे नेशन को जो है ना, किस तरह से कि मतलब बोल्शेविक पार्टीज वगैरह, रिवॉल्यूशन की पार्टीज वगैरह किस तरह से पूरी दुनिया में धीरे धीरे बन रही थी। सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वेर एस्टेब्लिश्ड इन मेनी सिटीज। तो जो सोवियत मीन्स होता है ग्रुप, तो जो ग्रुप थे वर्कर्स के या फिर सेलर्स के, वो बहुत सारे शहरों में बनने लगे। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चार्ज विद डिमांड्स ऑफ सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। तो जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर हो रहा था बर्लिन में वो कुछ ऐसा हो रहा था कि लोग चाह रहे थे कि सोवियत स्टाइल में जो है, जो सोवियत यूएसएसआर बनी थी, बिल्कुल उस तरह से यहाँ पर भी कोई गवर्नमेंट्स बनाई जाए, ठीक है। ऐसा लोग जो है लोगों में एटमॉस्फेयर हो रहा था पॉलिटिकल टाइप से। दोज अपोज टू दिस, कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट्स नहीं होनी चाहिए। तो वो कौन से खिलाफ में थे? वो थे सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेट्स थे और कैथोलिक वगैरह थे। मेट इन वेमार टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये सब जो खिलाफत में थे ना, ये सब जो है वेमार में जाकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को अपने हिसाब से जो है ढालने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। द वेमार रिपब्लिक क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वार वेंटर्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री क्रॉप्स। तो वेंटर्स देखिए, जो वेमार रिपब्लिक था ना, वो पूरी तरह से क्रश कर दिया गया वेटनर्स ऑर्गेनाइजेशन से। मतलब जो वार हुआ था ना, वार में जो वेटरन्स थे, वेटरन्स मीन्स होता है ऐसे लोग जो जिनको बहुत ज़्यादा वरीयता दी जाए, मतलब जो सैनिक वगैरह थे, जो देश के बहुत काम आए हुए होते हैं ना, ऐसे लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन था उनको फ्री क्रॉप्स कर दिया गया। द एंग्यूज्ड स्पैटिक्सिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। बाद में फिर यही सब जो वेटनर्स वगैरह मिलके कम्युनिस्ट पार्टी जर्मनी की बना देते हैं। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth become inconceivable enemies and could not make common cause against हिटलर। तो जो कम्युनिस्ट थे और जो सोशलिस्ट थे, यही दो लोग जो थे हिटलर के विरोध में आवाज़ उठा सकते थे, लेकिन ये लोग भी आवाज़ नहीं उठा पाए। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। बोथ रिवॉल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रैब फॉर रेडिकल सोल्यूशन। तो ये दोनों जो रिवॉल्यूशनिस्ट थे ना, बाद में फिर मिल के ये मिलिटेंट करके मिली भगत से ये लोग अपने यहाँ जो है रेडिकल सोल्यूशन इसका खोजने लगे। रेडिकल मतलब होता है कि मतलब सीधे मारो काटो और सीधे फाइनल रिजल्ट पर आ जाओ, ठीक है। इस तरह के सोल्यूशन ये लोग खोजने लगते हैं। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। तो देखिए, जो पॉलिटिकल गतिविधियाँ थी, जो राजनीतिक गतिविधियाँ थी वहाँ पे जर्मनी में, वो बहुत ही रेडिकल टाइप से जो है ना हाइटेड हुई। हाइटेड मतलब प्रकाशित हुई, लोगों के सामने आई। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी 1923 तक। इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब बिल्कुल गरीबी, मतलब एक पैसे भी किसी के पास नहीं थे, लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो रहे थे। जर्मनी हैड फॉट द वार लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड टू पे वॉर डिप्रेशन इन गोल्ड। तो जो जर्मनी है उसने पहले से ही अपने लिए लोन ले रखा था लड़ाइयाँ करने के लिए, और साथ ही साथ जो कुछ भी लड़ाइयाँ हुई थी, हम लोग देखे थे सेकेंड वर्ल्ड वार में या फर्स्ट वर्ल्ड वार में, दोनों में उसको जो एलिस थी वो क्या कहती हैं कि भाई जर्मनी तुम्हें ही इन सब का भुगतान करना होगा, क्योंकि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही ये सब लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो इसको जर्मनी को गोल्ड में पे करने के लिए कहा गया था। तो दिस डिप्लेटेड गोल्ड रिजर्व एट द टाइम रिसोर्स वेर स्कैर। और इस तरह से फिर धीरे धीरे ये जो गोल्ड देने का उसके ऊपर जो जुर्माना लग गया था कि जर्मनी तुम्हारी गलती है, इसकी वजह से जो है उसके यहाँ जो रिसोर्सेज थे गोल्ड के ना, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए। इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे। फिर बाद में देखा कि जर्मनी ने देखा कि अरे हम तो पे ही नहीं कर पा रहे हैं, किसी को दे ही नहीं पा रहे हैं, तो उसने सीधे मना कर दिया कि भाई मैं अब किसी को कुछ नहीं दूंगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं।
and the French occupied its leading industrial area Ruhr to claim their coal। तो फिर बाद में जब जर्मनी ने कहती है कि मैं अब किसी को कोई भी भुगतान नहीं करूँगी, मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर क्या होता है, जो फ्रांस होता है ना, वो पूरी तरह से उसके इंडस्ट्रियल जो एरिया था रूहर, ये फ्रांस वर्ड है, रशियन वर्ड है, इसको आप रूहर कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो रूहर जो एरिया था वहाँ पे जो उसके कोयले की खान वगैरह थी उसको जो है कब्जे में ले लेता है अपना, ठीक है, और उसी को बेच के अपना पैसे कमाने लगता है फ्रांस। जर्मनी रिलेटेड विद पैसिव डिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी जर्मनी जो है ना वो फिर बाद में क्या करता है कि अपने ही यहाँ पे प्रिंटर पेपर वाले पेपर वगैरह को लेके उसमें करेंसी वगैरह छापना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा मतलब पैसे वगैरह ये छापने लगता है, ठीक है। विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। तो जैसे हम लोग के यहाँ रुपया चलता है उसी तरह जर्मन में मार्क चलता है, जर्मनी में मार्क चलता है, वहाँ पे पैसे को मार्क कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इतने ज़्यादा जर्मनी ने पैसे छाप दिए अपने देश में गरीबी से तंग आके कि पूरी तरह से जो उसका मार्क है, जो उसकी वैल्यू थी उसकी करेंसी की, वो पूरी तरह से फेल हो गई, गिर गई। इन अप्रैल द US डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क्स, इन जुलाई 3,53,000 मार्क्स, इन अगस्त 46,21,000। अब आप लोग देख सकते हैं कि मतलब किस तरह से ये इतने ज़्यादा पैसे छप गए कि जैसे देखिए ये जो डॉलर है US डॉलर के बराबर हुआ करता था, मतलब जैसे हम लोग के यहाँ है 75 रुपीज़ के आसपास है एक डॉलर के इक्वल टू, उसी तरह से वहाँ पर इतने पैसे छप गए ना कि जो US डॉलर के इक्वल टू अगर वहाँ की मार्क की बात करें तो वो 24,000 ज़्यादा गिर गए, यानी एक डॉलर में 24,000 मार्क आ जाते थे। और फिर जुलाई में ये बढ़ के कितना होगा, इतना होगा, देख रहे हैं आप लोग। फिर अगस्त में इतना होगा, सीधे 10 मिलियन के आसपास पहुंच गया, 46 मिलियन। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से उसकी वैल्यू जो है गिर रही थी। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बैग में भर के सब लोग कैसे पैसे को लेके जा रहे हैं, पूरे बास्केट कार्ट वगैरह में लाद लाद के पैसे। तो इतने ज़्यादा पैसे छप रहे थे ना कि मतलब पैसे की तो पूरी तरह से वैल्यू ही खत्म हो गई थी जर्मनी में। अब आप सोचिए, अगर जैसे हम लोग कभी सोचते हैं ना कि भाई हमारा कंट्री गरीब है या कोई पैसे कमी हो रही है तो क्यों ना हम लोग ढेर सारे पैसे छाप ले, है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते, आप ढेर सारे पैसे छाप लोगे ना तो फिर क्या होगा कि सबके पास ढेर सारे पैसे हो जाएंगे। सबके पास ढेर सारे पैसे हो जाएंगे तो कोई सामान को बेचेगा ही नहीं, कोई किसी को खरीदने ही देगा ही नहीं, पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से और भी ज़्यादा जो है महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये बहुत सारी समस्याएं होने लगती है। उसी तरह से जर्मनी में भी हो गई। और फिर आप देख रहे हैं किस तरह से उसका जो मार्क है वो किस तरह से फॉल हो रहा है, कितना हो गया बढ़ के देखिए, इतने नंबर में हो गया दिसंबर में, और ये जो है ट्रिलियन तक पहुंच गया, ठीक है। एज द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जिस तरह से वैल्यू गिर रही थी ना मार्क की जर्मनी में, उसके हिसाब से जो पैसे थे, जो दाम, जो रेट थे सामानों के, वो सभी बहुत बढ़ रहे थे, महंगे हो रहे थे। द इमेज ऑफ जर्मन्स कैरिंग कैटलॉग्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाई ए लोफ ऑफ ब्रेड वाज वाइडली पब्लिक वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। तो जो जिस तरह से लोग देख रहे थे आसपास की दुनिया के लोग कि भाई करेंसी किस तरह से जर्मन्स में फॉल हो रही है, और किस तरह से एक ब्रेड को खरीदने के लिए लोगों को बक्से भर भर के पैसे देने पड़ते थे, कार्ट वगैरह में लेके जाया करते थे, तब जाके कहीं उनको वो मिला करता था। मतलब इस तरह से पैसे की वैल्यू गिर गई कि प्रोडक्ट के दाम बढ़ गए थे, मतलब उसके प्राइसेस हाई हो गए थे। तो वर्ल्ड वाइड रूप से लोग इस देश को, जर्मनी को सिंपैथी वगैरह से देखने लगे थे, सोचने लगे थे भाई बहुत बुरा हो रहा है जर्मनी के साथ। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन, ए सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमेनली हाई। तो यह जो सिचुएशन हो गई ना क्राइसिस वाली, तो इससे फिर क्या हो गया, वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। हाइपर इन्फ्लेशन में होता है एक ऐसा सिचुएशन जब प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा सामान्य से ऊपर हो जाए, बढ़ जाए। तो इवेंचुअली क्या होता है कि अमेरिकन्स इंटरवेंट एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस, इंट्रोड्यूसिंग द डॉस प्लान विच रिवोक द टर्म्स ऑफ रिप्रेशन एज फाइनेंशियल बर्डन ऑफ जर्मन ऑन जर्मन। तो देखिए बाद में फिर क्या होता है कि जब वर्ल्ड वाइड सिंपैथी आने लगती है जर्मन के लिए, तो इवेंचुअली जो अमेरिका है ना, वो जो एलीज में शामिल हुआ था US, तो उसने जो है जर्मनी पे जो टैक्स लगाए थे, जो पे करने के लिए कहा था कि तुम्हारी गलती, तुम्हारी वजह से सब नुकसान हुआ, तुम भुगतान करोगे, उस तरह के जो उसके ऊपर दबाव डाले थे ना देने के, पे करने के, उसमें कुछ उसके प्लान में उसने चेंज कर दिया। तो अमेरिका उसके प्लानों में चेंज कर देता है कि भाई चलो ठीक है, अभी तुम गरीब हो, अभी तुम अपने फैक्ट्री वगैरह पे ध्यान दे लो, फिर बाद में मुझे धीरे धीरे देते रहना ना। इस तरह से मतलब वो कुछ प्लान चेंज करके फाइनेंशियल बर्डन कर देता है जर्मन के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कितना बुरा स्थिति हो रहा था। तो वो समय आ जाता है, किसका समय आता है, द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मिस होता है मंदी का समय आ जाता है, ठीक है।
द ईयर्स बिटवीन 1924 एंड 1928 सॉ सम स्टेबिलिटी। तो जब अमेरिका यूएस आके कह देता है कि ठीक है तुम मुझे अपना जो भी तुमको मुझे देना है कर्ज के रूप में वो तुम आराम से दो, ठीक है। तो जब उसने ऐसे नियम लगा दिए अमेरिका ने, तो 1924 से 1928 4 सालों में हम लोग देख सकते हैं किस तरह से थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी जर्मन में बन गई थी, धीरे धीरे चीज़ें सुधर रही थी, ठीक है। एट दिस वाज बिल्ट ऑन सैंड, लेकिन फिर भी कैसा था, बिल्कुल ऐसा जैसे बालू का घर बनाना, जो कि ज़्यादा दिन तक तो चलेगा नहीं, है ना, बालू पे घर बनाना। तो बिल्कुल उसी तरह से स्टेबिलिटी दिखी जर्मन में। जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वेयर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएसए। तो जो जर्मन के इन्वेस्टमेंट हुआ करते थे, जो इंडस्ट्रियल रिकवरी हुआ करती थी, वो टोटली रूप से छोटे छोटे लोन्स वगैरह पे टर्म पे डिपेंड रहा करती थी। और अगर लार्जली रूप से देखें तो यूएसए से बहुत ज़्यादा डिपेंड रहा करती थी। दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन व्हेन द वेल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। और सबसे बुरा हाल तो उस समय हो गया जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, मानी जो ये है एक जगह का नाम है यूएसए में, जहाँ पे शेयर मार्केट वगैरह निफ्टी वगैरह के सूचकांक वगैरह बढ़ते घटते हैं, वहाँ पे मतलब इसी तरह के शेयर बाजार वाले काम किए जाते हैं। तो इस स्ट्रीट में 1929 में पूरी तरह से जो है ना सपोर्ट यूएसए का खत्म हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा क्रश हो गए थे शेयर बाजार में। फियरिंग ए फॉल इन प्राइसेस पीपल मेड फैनेटिक एफोर्ट टू सेल दियर शेयर्स। तो इतना ज़्यादा मतलब वो शेयर गिर रहा था ना कि लोग डरने लगे थे, और लोगों ने जो है जितने भी शेयर वगैरह लगाए थे ना, सब लोगों ने अपने अपने शेयर बेच दिए। और अगर हम लोग देखें तो एक दिन में लगभग 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर जो है बेच दिए गए थे। तो इस तरह से जब सभी लोग अपने शेयर बेच दिए और सभी अपने अपने पैसे ले लिए कंपनी से, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को हटा लिए, तो यह जो है समय था ना, यह बहुत ज़्यादा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का कहा जाता है। यही वो शुरुआत थी, बस इसी 24 अक्टूबर से ही इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है वहाँ पे फैल गया। ओवर द नेक्स्ट 3 years बिटवीन 1929 to 32 द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल्ड बाई हाफ। अब आप लोग समझ रहे हैं कि यूएसए, ठीक है, यूएसए की नेशनल इनकम आधी हो गई 1929 से 32 के बीच में। सोचिए, यानी यूएसए जब गरीब हो गया तो बाकी देशों का क्या हाल होगा, आप लोग सोच सकते हैं। यानी पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी चल रही थी। Factory shutdown, sports fell, farmers were badly hit and speculators withdraw their money from the market। तो जो फैक्ट्रीज थी वो बंद हो गई, एक्सपोर्टर जो थे वो फेल हो गए, एक्सपोर्ट करने वाले जो सामान को बेचने वाले थे इधर उधर ले जाके वो सब भी बंद हो गए। फार्मर जो थे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए, और जो स्पेकुलेटर थे वो सभी लोग अपने अपने पैसे को मार्केट से खींच लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं जहाँ जहाँ भी वो इन्वेस्ट किए रहते हैं। इस तरह से बहुत बुरा समय हो जाता है। द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वे फेल्ट वर्ल्ड वाइड। तो यह जो प्रभाव था यूएस के इकोनॉमिक में आया, यह बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड के स्तर को, सभी देशों के स्तर को लगभग गिरा दिया। सभी देशों के जो इकोनॉमिक था सबके लिए जो है ईयर्स जो है डिप्रेशन का साबित हुआ। द जर्मन इकोनॉमी वाज वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। तो बिल्कुल जर्मन भी तो और भी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी जर्मन में। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस टू 40% ऑफ द 1929 लेवल। तो जो 1932 की अगर बात करें हम लोग, तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ था वो लगभग 40% ही रह गया था, ठीक है। वर्कर्स लॉस दियर जॉब्स वे पेड रिड्यूस वेजेस। और जो वर्कर्स थे काम करने वाले, उन सबके जॉब छिन गए थे, उनका जॉब खत्म हो गया था, और उनकी जो तनख्वाह वगैरह थे वो सब भी कम कर दिए गए थे। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टच एंड अनप्रिडिमेंटेड 6 मिलियन। और जो बेरोजगारी की समस्या थी वो लगभग 6 मिलियन तक पहुंच गई थी। 6 मिलियन लोग बेरोजगार घूम रहे थे, कहाँ, जर्मन में। On the street of Germany, you could see men with placards around their neck saying willing to do any work। तो हम लोग देख सकते हैं कि जर्मन की गलियों में किस तरह से जो यूथ है, जो मेन है, वो किस तरह से अपने गले में व्हाइट कलर के या किसी तरह के कार्ड पे, प्ले कार्ड पे कुछ लिख के, क्या लिख के, जैसे विलिंग टू डू एनी वर्क, भाई मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे काम चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। ऐसे पोस्टर, बैनर, प्ले कार्ड्स वगैरह अपने गले में लटका के लोग गलियों में किस तरह से जर्मनी में घूमते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ प्लेड कार्ड्स और सिंपली सेट एट स्ट्रीट कॉर्नर्स और डिप्रेस लिक्विड फॉर लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो अलग अलग अधिकतर जो जो बेरोजगार यूथ थे, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ थे, वो कार्ड वगैरह खेलते थे गलियों में बैठ के, ठीक है, कॉर्नर वगैरह पे गलियों में खेलते थे। A dispatch queued up the local employment exchange as job despair. The youth took to criminal activities and total despair become commonplace। तो जो जितने लोगों के जॉब वगैरह छिन गए थे, जब से नौकरियां पूरी तरह गायब हो गई थी, तो जो यूथ था वो
क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगा था और धीरे धीरे से ये कॉमन प्लेस पे ये सारी चीज़ें होने लगी थी। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एक्सचेंजेस एंड फियर्स इन पीपल। लोगों में बहुत ज़्यादा डर और भय की स्थिति जो है यह इकोनॉमिक क्राइसिस बना रखा था। लोग डरने लगे थे कि मतलब क्या होगा हमारे देश का। द मिडिल क्लास स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज सॉ देयर सेविंग डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू। बहुत से लोग जो मिडिल क्लास के थे, जो रिस्टर थे थोड़े, जो जिनकी सैलरी थी, ठीक है, ऐसे एम्प्लॉयज़ वगैरह पेंशन वगैरह जो पाते थे, ठीक है, ऐसे लोग तो देख रहे थे भाई कि धीरे धीरे उनकी जो सेविंग है ना वो किस तरह से पूरा ख़त्म होता जा रहा है। स्मॉल बिजनेसमैन जो थे या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थे या फिर टेलर्स है, ये सब लोग जो है ना सफ़र करते हैं। सफ़र मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट में रहते हैं। बिजनेस गॉट रेन, यानी जो छोटे बिजनेसमैन थे, जो एक्सपोर्टर थे, ये सब लोगों ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा इन्हें। दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी वे फील्ड विद द fear of proletarianization and anxiety of being reduced to ranks of working class। तो यह क्या होते हैं, ये मतलब ये है कि इस सेक्शन की जो सोसाइटी के लोग थे, चाहे वो मिडिल क्लास के हों या फिर स्मॉल बिजनेसमैन हों, ये सब जो है ना बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इनकी जो रैंक होती है वर्किंग क्लास की कि हाँ ये इतने काम करते, इतना इनके पास पैसे हैं, है ना, ये सब चीज़ों पर इनको बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स एबव वाटर बट अनएम्प्लॉयमेंट वी कैन द बार्गेनिंग पावर। तो जो एम्प्लॉयड लोग थे ना, जो ऐसे लोग ही केवल अपने जो है खर्चे को अपने को बचा पा रहे थे। मतलब सर के ऊपर से पानी जा रहा था तो अपने सर को ऊपर कर पा रहे थे पानी से। जैसे कहते हैं ना कि भाई स्थिति ऐसी हो गई कि सर के ऊपर से पानी जा रहा है, ठीक है। में केवल ऐसे ही लोग थे, कौन से, जो खुद के थे, जो वर्क करते थे, ठीक है, जो वर्किंग क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते थे, ऐसे लोग ही केवल अपने आप को इस स्थिति में झेल पा रहे थे। बाकी लोग क्या कर रहे थे, बाकी लोग पावर को अपने बार्गेनिंग मतलब नष्ट कर रहे थे। मतलब भाई कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या है, उनका सब नष्ट ही तो हो रहा है। बिग बिजनेसेस वाज इन क्राइसिस, जो बड़े बड़े बिजनेस थे वो सब जो है क्राइसिस यानी अंत के कगार पे थे, बिल्कुल खत्म होने वाले थे। द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वाज अफेक्टेड बाय ए शार्प फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस एंड वीमेन अनएबल टू फाइंड देयर चिल्ड्रंस स्टोमक वे फील्ड विद ए सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर। तो जो बड़े बिजनेसमैन थे वो भी समाप्ति के ऊपर थे, मतलब ख़त्म हो रहे थे। जो पीसेंट्री महिलाएं थीं, जो वीमेन थी, जो एग्रीकल्चरल एरिया था उसमें भी बहुत ज़्यादा फार्मर्स को लॉस हो रहा था। और जो वीमेन थी वो भी बेचारी अपने बच्चों के पेट को भर नहीं पा रही थी और बहुत ज़्यादा लोग जो है परेशान थे। Politically to the Weimar Republic was fragile. The Weimar Constitution had some inherent defect which made it unstable and vulnerable to dictatorship. तो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थे कि भाई वीमर रिपब्लिक जो बना है इसकी वजह से ही ये सब जर्मनी का हाल हुआ है। और लोग इस वजह से भी गुस्सा थे कि जो वीमर रिपब्लिक को जो साइन किया था कौन, वर्साइल का ट्रिची था, वर्साइल में जो साइन किया था, इन दोनों को वजह से लोग इन्हीं दोनों को गुनहगार मान रहे थे कि इन दोनों के कारण ही पूजा अमन की बहुत बेइज्जती हुई है। इन दोनों यही दोनों हैं जो जिसकी वजह से ये सब पूरे देश में हो रहा है। तो इस तरह से लोग जो है वीमर रिपब्लिक से बहुत ज़्यादा फ्रगाइल करते थे, नफरत करते थे। और बाद में फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बने, शायद यह भी एक उसमें डिफेक्ट रहा है क्योंकि वहाँ पे डिक्टेटरशिप जन्म लेने लगी, मतलब तानाशाही जन्म लेने लगी। लोग इससे इन दोनों से नफरत करते थे। ये दोनों डेमोक्रेटिक होने की बात करते थे, वीमर रिपब्लिक और जो वर्साइल का ट्रिची था, है ना। तो लोग अब इस पे से भरोसे उठ रहे थे लोगों के, ठीक है। अब लोग तानाशाही में यकीन कर रहे थे। वन वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, लोग खोज रहे थे कि मतलब तो देखिए वहाँ पे जो इलेक्शन हुआ करती थी ना वो बहुत ही अजीब हुआ करती थी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है ना कि जैसे कि आपने 30 सीट पाई है, मतलब 30 सीटों में आपने जीता है, ठीक है, तो आपके 30 मेंबर जो जीते हैं वो उस गवर्नमेंट में वर्क करेंगे। लेकिन हमारी कंट्री में क्या होता है, हमारी कंट्री में कुछ अलग ही होता है। हमारी कंट्री में जो जिसका ज़्यादा सीट रहता है वो जीतता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था, वहाँ पर प्रोपोर्शनल टाइप का रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था। दिस मेड अचीविंग ए मेजोरिटी बाई एनी वन पार्टी ए नियर इम्पॉसिबल टास्क लीडिंग टू ए रूल एसन, ठीक है। तो जो वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मेजोरिटी सबको मिलती थी। भाई जितने लोग जीतते थे उतने लोगों को मिलती थी वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, उतने लोग वर्क करते थे, गवर्नमेंट को चलाते थे। अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 का भी एक नियम है वहाँ पे, जिसमें मतलब क्या होता था कि प्रेसिडेंट जो था ना वो पावर को इम्पोज कर देता था इमरजेंसी के रूप में, मतलब कभी भी इमरजेंसी लागू कर देता था, आर्टिकल 48 लागू कर देता था। इससे क्या होता था कि सभी प्रकार के सिविल राइट वगैरह जो भी सिटीजन के हुआ करते थे उन सबको
को डिक्री कर देता था, मतलब हटा देता था, ख़त्म कर देता था जब कभी भी वो आर्टिकल 48 लगाता था। तो विद इन इट शॉर्ट लाइफ द वेमियर रिपब्लिक saw 20 different cabinets lasting on an average 239 days। लगभग उसने 20 अलग अलग जो है कैबिनेट को उसने निर्धारित किया और जो कि 239 दिनों तक एक एवरेज के तौर पे चलती थी। एंड ए लिबरल यूज़ ऑफ आर्टिकल 48, और जो लिबरल हुआ करते थे वो लोग भी आर्टिकल 48 का यूज़ किया करते थे। एट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, तो जिस तरह से ये क्राइसिस हो रही थी या मैनेज नहीं हो पा रही थी, पीपुल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम विच सीम टू ऑफर नो सोल्यूशन। लोगों का कॉन्फिडेंस डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से हट रही थी, मतलब लोगों का भरोसा हट रहा था किससे, वेमियर रिपब्लिक जो बनी थी जर्मनी में, इससे। तो और लोग क्या सोच रहे थे, वो लोग कुछ और सोल्यूशन खोज रहे थे। लोगों को लगता था भाई कि इसकी ये जो वेमियर रिपब्लिक बना है इससे तो कुछ नहीं होने वाला है, इसने बल्कि ऊपर से इतना कर्ज करा दिया, इतना लड़ाई करवा दिया, वर्ल्ड वार करा दिया, अब देखो ये कुछ नहीं कर पाएगा, हम लोगों के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। तो लोग जो है इस तरह से फिर एक अलग ही किसी को, अब ऐसे में जो कोई भी अगर सामने आ जाए, है ना, कोई ऐसे सामने आ जाए और लगे सबके लिए बात करने लगे, सबके हकों की बात करने लगे, तो लोग अचानक से उसको सपोर्ट करने लगेंगे ना। तो बिल्कुल यही हुआ हिटलर के साथ, ठीक है। देश में लोग बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही थी, और ऐसे में हिटलर के पावर का राइजिंग हो जाता है। तो इसी को हम लोग अब कवर करेंगे, हिटलर्स राइज टू पावर, किस तरह से हिटलर का पावर में आया। और द क्राइसिस इन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में क्राइसिस चल रही थी जर्मनी में, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड ऑफ हिटलर्स राइज टू पावर। तो जो पॉलिटिकल एक्टिविटी से लोग, जैसे वेमियर रिपब्लिक से भरोसा उठ रहा था लोगों का, लोग उससे नफरत करते थे, और किस तरह से सोसाइटी में लोग बात कर रहे थे, तो ऐसे में हिटलर के जैसे पावर का तो राइज होना तय था। बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया में जन्मे, इसे हिटलर का जन्म हुआ था 1899 में, ठीक है। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी, जो हिटलर था ना वो जो है बहुत ही ज़्यादा, उसका जो बचपन था वो जो है पॉवर्टी में बीता है, मतलब बहुत गरीब रहा है। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी, उसने आर्मी में खुद को भर्ती कर लिया था। एक्टेड एज ए मैसेंजर इन फ्रंट, और उसने जो है एक मैसेंजर का पद उसमें, मतलब जॉब उस तरह का आर्मी में कर रहा था, मतलब संदेश पहुंचाने वाला, ठीक है। बिकम ए कॉर्पोरल एंड अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी, तो इसमें भी उसने ऐसे ऐसे काम किए जिसकी वजह से इसको बहुत सारे ब्रेवरी के मेडल्स भी मिले हैं। द जर्मन्स डिफेट हॉरिफाइड हिम, द वर्साइल्स ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस, तो जो जर्मन हार गया था बाद में जो ना, तो उसकी वजह से जो वर्साइल का ट्रीटी था वो बहुत ज़्यादा उसे फ्यूरियस करता था, ठीक है। इन 1919 ही ज्वाइन ए स्मॉल ग्रुप कॉल्ड जर्मन वर्कर्स पार्टी, फिर बाद में जो हिटलर था वह 1919 में, मतलब 1919 में एक छोटा सा ग्रुप था उस समय जर्मन में, जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से इसको ज्वाइन कर लेता है। ही सब्सिक्वेंटली टूक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम्ड इट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, बाद में फिर यह जो है इसमें ज्वाइन कर लेता है और बाद में इसका नाम चेंज कर देते हैं, ये क्या कर देते हैं, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी के नाम से इसको चेंज कर देते हैं। फिर बाद में यही पार्टी हम लोग नाजीज पार्टी के नाम से भी जानते हैं। 1923 में हिटलर ने प्लान किया कि किस पूरे बावेरिया को जाके, वहाँ से बावेरिया, वहाँ बर्लिन जो है कैपिटल है, वहाँ पे जाके किस पूरा उसको शासन करेगा और पूरा पावर अपने हाथ में लेगा। लेकिन होता है क्या है कि ही फेल्ड, वह फेल हो जाता है और अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको ट्रिजन कर दिया जाता है, ठीक है, और बाद में फिर उसको छोड़ भी दिया जाता है। द नाजीज कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द 1930s के समय में जो नाजीज था, नाजीज मतलब ये जो नाजी पार्टी बनी थी जिसमें ये हिटलर जो है लीडर थे, ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स, ठीक है। तो इस पार्टी को जो है 1930 में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, मतलब लोग इसको नहीं जानते थे, ठीक है। इट वॉज द ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजीज बिकम ए मास मूवमेंट एज वी सीन। After 1929, banks collapsed and businesses shut down, workers lost their job and middle classes were threatened with the destruction. तो बाद में जो है ना इसको ग्रेट डिप्रेशन जब समय आया वहाँ पे जर्मनी में, जब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, लोग गरीब हो गए थे, पैसे बहुत ज़्यादा छाप दिए गए थे, ऐसे समय में नाजीज़्म जो है बहुत ही बड़ा ही मास मूवमेंट इसके साथ उभर कर आया। लोग जो है नाजीज़्म को जानने लगे थे, ठीक है। और 29 के बाद अगर हम लोग देखें तो जो बैंक वगैरह थे वो कोलैप्स कर दिए गए थे, बिजनेसेस बंद हो गए थे, जो बिजनेस थे चल रहे थे, जो वर्कर्स थे वो उनके जॉब छूट गए थे, जो मिडिल क्लास था वो भी बहुत ज़्यादा भयावह और डरा हुआ था।
इन सच अ सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में नाजीज प्रोपोगेंडा स्टीड होप्स फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो जो नाजीज था, नाजीज मतलब वही जो पार्टी बनी थी, ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो जो हिटलर की जो पार्टी थी उसने ऐसे सिचुएशन में जब सब जगह जॉब वगैरह खो गए थे, लोग गरीब हो रहे थे, ऐसे में अपना प्रोपोगंडा तैयार किया और उसमें उसने ये बताया लोगों को कि भाई लोगों को अच्छे भविष्य की उम्मीद जताई, मतलब ऐसी बातों को शामिल किया उसने। 1928 में अगर देखें तो जो नाजीज की पार्टी थी ना वो लगभग 2.6% वोट से ही पाया करती थी रिक्सटैग में, मतलब लोग उसको बहुत कम जानते थे। लेकिन जैसे 1932 आया ना, ठीक है, बहुत बड़ी पार्टी बन जाती है और लगभग 37% वोट इसको मिलते हैं। देखिए प्रोपोगंडा हम लोग देखते हैं क्या होता है। प्रोपोगंडा मीन्स होता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज डायरेक्टली एम इन इन्फ्लुएंसिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल थ्रू द यूज ऑफ पोस्टर, फिल्म, स्पीचेस etc। मतलब पोस्टर की सहायता से, फिल्म की सहायता से, स्पीच की सहायता से अपनी बातों को, अपने उद्देश्य को लोगों तक पहुंचाना, बार बार उसको पहुंचाना कि भाई जो देखेगा नहीं यार सही ही कह रहा है, ठीक है, यानी सही ही कर देगा ये, ऐसी बातों को जो है प्रोपोगंडा कहते हैं। जो कि हिटलर की पार्टी जो थी, नाजीज पार्टी, वह लोगों के सामने कहा करती थी उनके बेटर फ्यूचर को, कि उनका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, और बहुत सारी बातों को कह के लोगों की उम्मीदों को जगाया करती थी। और यही कारण है कि जब जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, हर जगह स्थितियाँ खराब हो रही थी, तो 1932 के आते आते उसको जो है उसकी पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, लोग जानने लगते हैं, लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई देती है और लगभग 30% वोट हिटलर पाता है। ये फ्लैग है हिटलर के पार्टी का। तो इसमें देखिए हम लोग हिंदू धर्म में इसको स्वास्तिक कहते हैं, और वैसे तो वहाँ पे उसके रेड कलर के फ्लैग में ये बना हुआ करता था। हिटलर वाज ए पावरफुल स्पीकर। ऐसा कहा जाता है कि हिटलर जब बोलता था तो लोग जो है ना उसकी बातों को सुनते ही रहते थे और बस सुनते ही जाते थे। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पीकर हुआ करता था। हिज पैशंस एंड हिज वर्ड मूव पीपल। उसके जो पैशंस हुआ करते थे, जो उसके वर्ड हुआ करते थे, लोग उसमें गुमराह हो जाते थे। ही प्रॉमिस टू बिल्ड ए स्ट्रांग नेशन। वो प्रॉमिस किया करता था कि मैं एक मजबूत राष्ट्र बनाऊंगा, अंडू द इनजस्टिस ऑफ द वर्साइल ट्रीटी एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल। और लोगों, जर्मन के लोगों की जो डिग्निटी है, जो उनकी मानवता है, जो उनका सम्मान है, जो खत्म हो गया, वो रिस्टोर करूंगा मैं। और जो वर्साइल ट्रीटी ने गलत किया है, इनजस्टिस किया है, उसके खिलाफ भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे और उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ऐसा हिटलर पावरफुल स्पीच के रूप में अपना देता था लोगों को। ही प्रॉमिस्ड, वह भी प्रॉमिस करता था कि जो एम्प्लॉयमेंट है फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क, जो वर्क काम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग देख रहे हैं, मैं वो काम भी दिलवाऊंगा, मैं जॉब दूंगा। एंड ए सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ। और यूथ के भविष्य को सुरक्षित करूंगा, उनको नष्ट नहीं होने दूंगा। ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। और वह यह भी प्रॉमिस करता है कि जितने भी प्रकार के फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हुए हैं, चाहे जर्मनी के जो विदेशी के लोग हैं जो जर्मनी के साथ गलत किए हैं, ठीक है, उसके सम्मान के खिलाफ जो गलत किए हैं, बेइज्जती की है, उन सब से मैं बदला लूँगा। तो जब ऐसे में समय हर तरफ खराब चल रहा था, तो ऐसे में जब कोई आवाज़ उठा के ऐसे बोलने वाला होता है ना, तो सारी भीड़ उसकी तरफ ही चली जाती है और जो है उसको सपोर्ट मिलने लगता है। बिल्कुल यही हुआ है हिटलर के साथ। हिटलर डिवाइज ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर जो है पॉलिटिक्स को एक नया रूप देने लगा था। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टल इन मास मोबिलाइजेशन। वो समझता था कि किस तरह से सिग्निफिकेंस होने चाहिए किसी भी मास को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। नाजीज हेल्ड मैसिव रैलीज and public meetings to demonstrate the support of the Hitler, instill a sense of unity among the people। तो जो नाजीज की पार्टीज वगैरह थी उन्होंने बहुत सारी रैलियाँ वगैरह की। देखिए ये इतनी बड़ी संख्या में रैली हुआ करती थी। तो जो नाजीज की पार्टी थी उसने हिटलर की तरफ से बहुत सारी रैलियाँ की, पब्लिक मीटिंग वगैरह की और लोगों को सपोर्ट करने के लिए कहा हिटलर को कि वो सपोर्ट करें। द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिका, द नाजीज सल्यूट द रिचुअल्स राउंड्स ऑफ apples after the speeches were all part of this spectral of power। तो जो नजीज का वही है, रेड बैनर कलर का फ्लैग हुआ करता था कुछ इस तरह से, और इसमें स्वास्तिक बना हुआ करता था, ठीक है, और पूरे जगहों पे इसके बारे में लोगों को बताया जाता था। Nazi's propaganda skillfully projected Hitler as a messiah, a savior, as someone who had arrived to deliver people from their distress।
तो नाजीज का जो प्रोपेगेंडा हुआ करता, नाजीज कौन है, आप लोग बार बार ये शब्द आ रहा है, वो जो पार्टी थी जिसको हिटलर ने ज्वाइन किया था, उस पार्टी का जो प्रोपेगेंडा हुआ करता था ना, वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल हुआ करता था। और ऐसा उसमें दिखाया जाता था कि हिटलर भाई क्या है, मसीहा है, ठीक है, एक सेवियर है जो कि हम लोगों के लिए आया है और हम लोगों के जो डिस्ट्रेस हैं, जो हम लोग के दुख हैं, वो सबको वो दूर करने आया है। इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर द इमेजिनेशन people whose sense of dignity and pride had been shattered and who were living in a time of acute economic and political crisis। तो ऐसे political crisis और economic crisis के समय में कोई व्यक्ति जब आपके लिए ऐसी बातों को करता है, आपके आगे जो ऐसी बातों को रखता है जो आपके लिए हितकारी हैं, तो ऐसे में लोगों की जो लोग होते हैं ना, वो सब भी मतलब उसके तरफ ही चले जाते हैं कि हाँ यार चलो कोई तो है जो हमारे लिए कह रहा है, हमारे लिए कुछ कह रहा है। लोगों को उम्मीद की किरण दिखने लगी थी हिटलर में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का किस तरह से डिस्ट्रक्शन हुआ, ये अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।